गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर का सिनारियो। डेली बेसिस पे यहां करंट अफेयर अभी आपको दिए जा रहे हैं। आपको मैं एंड ऑफ मंथ, जब भी आपका इस महीने का अंत होगा, उस पूरे महीने का करंट अफेयर एक साथ करके 50 या 100 क्वेश्चन का सिनारियो भी दे दूंगा, ताकि आपकी जो 66 बीपीएससी की जो तैयारी चल रही है उसमें आपका ये सहयोग हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डे का, जो कि 21 मई का करंट अफेयर है, जहां लेकर आया हूं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बेस अगर आपको कुछ मेंस में लिखने को आ जाए तो मेंस की तैयारी भी आपकी कम से कम कुछ हेल्प हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के 4 बजे ये मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे दिया जाता है, तो अगर सुबह के 4 बजे तक आप जगे रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सुबह उठ के जरूर इस वीडियो को देख लिया करें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है किस तारीख को? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे सी यानी कि 17 मई, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप लोग भी इस क्यूज में शामिल हो सकते हैं, इस क्यूज का हिस्सा बन सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको ध्यान रखना होगा, जब भी कोई डे के बारे में एग्जाम में पूछे तो उसका थीम भी थोड़ा याद कर लिया करें, है ना। इस साल 2020 का जो थीम था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का, वो क्या था? तो योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ये इसका क्या था दोस्तों? तो थीम था, एक विषय था इस साल का 2020 का। चलिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन डे इज द डेजिग्नेट एट द इनिशिएट बाय द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग। ये हाइपरटेंशन लीग के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया है, इनिशिएट किया गया है, विच is itself the umbrella or the organization 85th of Nation Hypertension Society of Leagues। इसके तहत आपको 85 नेशन शामिल हैं जो कि इसको सेलिब्रेट करने के लिए आगे बढ़े हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है। द डे वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द हाइपरटेंशन। इस दिन को हम लोग जहाँ एक इंक्रीज ऑफ द अवेयरनेस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल 17 मई को। थीम बता दिया है मैंने, उस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा। आपको पता है कि एशिया का सबसे पहला रईस व्यक्ति कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। एशिया का सबसे पहला रईस, है ना, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। दूसरा बड़ा सबसे रईस जैक मा। देश के किस सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो एक सॉफ्ट बैंक जो है एक कंपनी है दोस्तों, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। जी हाँ, ये जापान की कंपनी है। नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा। जैकमा दोस्तों आपको बता दें कि ये अलीबाबा जो कि ई कॉमर्स की एक बहुत अच्छी कंपनी है, चाइना बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है। चलिए चाइना से रिलेटेड है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कोविड-19 को लेकर, जी हाँ, अभी एक संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी। जी हाँ, जहाँ पे चाइना ने स्वीकार किया है कि वो उसने भी इसके प्रति जो वैक्सीन है वो बनाने में सक्षमता जो है हासिल किया है। तो ये अभी तक का तीसरा देश होगा, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने दावा किया है, अमेरिका ने, अब चाइना ने भी इसका दावा कर दिया है। खैर देखते हैं कि इसका दवा जो है सबसे पहले पेटेंट किया जाता है ताकि आप मार्केट में इसका यूज कर सकें। चलिए इसके बारे में कुछ अपडेट देता हूं दोस्तों, जैसे कि ये है जैकमा जो कि दुनिया के एशिया के, माफ कीजिएगा, एशिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति हैं। और पहले व्यक्ति हैं दोस्तों मुकेश अंबानी, जो कि भारत से रहने वाले हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक भी हैं। खैर मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये जो है एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस हैं जैकमा, जो कि अलीबाबा कंपनी के मालिक भी हैं। और इन्होंने जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी है सॉफ्ट बैंक के ऑफिस साझेदारी में उद्यम विर्वक जैसे जोखिमपूर्ण, उद्यम विर्वक यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वैसे जोखिमपूर्ण निवेशकों को लेकर यहाँ पे एक संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई थी इनके और बोर्ड के बीच में, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे चीन की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, नाम नोट कर लीजिएगा। इसके ये सह संस्थापक भी हैं
ठीक है, याद रखिएगा। जैकमा जो है दोस्तों 2007 में सॉफ्टबैंक के साथ जुड़े थे, जी हाँ, शामिल हुए थे 2007 में। सॉफ्टबैंक जो है संस्थापक और मुख्य कार्यकारी यहाँ के भी हैं, इनका नाम है मासायोशी सोन, नोट कर लीजिएगा इनका नाम, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है सॉफ्टवेयर बैंक का, तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि टोक्यो जापान की कैपिटल सिटी होती है, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर टोक्यो शिहोडेम में है, जो कि जापान का एक कैपिटल सिटी भी होता है टोक्यो। ओके, चलिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी आंसर करते रहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिश्को, नोट कर लीजिएगा, नरिश्को बेवरेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? The Tata Consumer Product Limited has announced to buy a stake in the joint venture of Narishco Beverage. आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, पेप्सिको, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, पेप्सिको की हिस्सेदारी अब खरीदेगा टाटा भी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। टाटा के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं, मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया भी है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे पेप्सिको पे फोकस करेंगे। जी हाँ, टाटा कंज्यूमर कंपनी है जो प्रोडक्ट लिमिटेड की, वो अब यहाँ पे खाद्य पदार्थों में भी, जी हाँ, खाद्य और पेय पदार्थों में भी अपना पैर फैलाने का सोच रही है, जो कि यहाँ पे डील साइन हुआ है और ये कंफर्म अभी होने को है। जी हाँ, इनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी को की गई है। दोस्तों, पेप्सिको के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी लेना होगा। यहाँ के सीईओ है रेमन लेग्यूर्ता, नोट कर लीजिएगा, रेमन लेग्यूर्ता। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, ये आप नोट कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सब्सिडरीज कंपनी के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, ये मेंस के पेपर के लिए आपका हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रिएटो ले एंड द गैटोरेड कंपनी, जो कि ये इसकी सब्सिडरीज कंपनी के तहत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है? देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर वो छात्र भी देख सकते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आरबीआई जो है एक फाइनेंशियल हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने अभी हाल ही में कितने, तो 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जी हाँ, 14th नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रद्द कर दिया है। क्या कारण है इसके पीछे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये रद्द किया गया है एक्ट 1934। आप सभी को पता है कि एक्ट 1934 के तहत ही आरबीआई का गठन किया गया था और इसे 1935 में शुरुआत किया गया। जी हाँ, स्थापना दिवस आरबीआई का 1935 होता है, 1 अप्रैल, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक्ट 1934 के तहत ही ये कार्यरत करता है आरबीआई। इसमें धारा लगाई गई दोस्तों 45(1) के सेक्शन ए के तहत, जो भी नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे उन कंपनियों को, 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अच्छा, जबकि नॉन जो एनबीएफसी बैंक के हैं, जो खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है इन्होंने, उनमें भी कुछ शामिल है। इसमें से 14 में से 9 ऐसी क्या है, तो जिन्होंने अपना खुद को लाइसेंस सरेंडर भी कर दिया था, ठीक है। चलिए, देश में स्थिति बहुत ही खराब होने जा रही है इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है इस न्यूज का आना यहाँ पे। दोस्तों, आरबीआई से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। फिलहाल ये अभी पुराना बैंक रेट है, यहाँ पे ये अभी बदलाव हो सकता है जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो हमारा बैंक रेट 4.40% है। इंटरेस्ट ऑन द रिजर्व 3.75 है, जो कि घट के हुआ है, अभी ये 4% था, 0.25% जो है ये घटा है दोस्तों, ठीक है। तो हेडक्वार्टर अगर पूछे आरबीआई का क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो मुंबई याद रखिएगा। और इसका फाउंडर जो है ब्रिटिश राज में ही किया गया था, 1934 एक्ट के तहत ये बैंक बनाया गया था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछूंगा जरूर कि आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आरबीआई को नेशनलाइज कब कब किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीयकृत कब किया गया था इस बैंक को, ये आप उत्तर कीजिएगा। अच्छा, फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935, ये आप याद रखिएगा। और ये कोलकाता में सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था। अभी ये चारों महानगरों में, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई
और मुंबई, ये चारों महानगरों में इसकी जो शाखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शक्तिकांत दास जो हैं यहाँ पे अभी फिलहाल गवर्नर हैं आरबीआई के, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क यहाँ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। तो अब सभी को बता दें कि हमारे जो बंगाल की खाड़ी है, जो हमारा क्षेत्र है, यह बंगाल की खाड़ी का, उधर से एक तूफान उठा है जिसका नाम रखा गया है अम्फान। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो नामकरण की एक दिलचस्प कहानियां हैं। जब भी ऐसे जिस खाड़ी देशों के पास ये तूफान उठते हैं, चक्रवाती तूफान होते हैं, इसका नाम उसके आसपास के खाड़ी देश ही उसका नाम मिलकर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में उठा है, तो यहाँ पे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और श्रीलंका जैसे देश जो हैं मिलकर इसका नामकरण किए हैं, जो कि अम्फान किए हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक बैठक की है कल, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे, जी हाँ, आंसर कीजिएगा ए, अम्फान चक्रवाती तूफान है जिसका जायजा लिया गया है आज। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो तीव्रता नापी गई है ये 120 किलोमीटर, जी हाँ 120 किलोमीटर से टकराएगा कहाँ, तो सुंदरवन में। सुंदरवन आप लोगों को पता होगा, जी हाँ, सुंदरवन जो है हमारे बंगाल की खाड़ी से बहुत ही करीब है, जो कि इससे जाके टकराएगा। यह हवाएं 120 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, लेकिन जो तेज हवाएं आ रही हैं उड़ीसा से टकराई हैं, ये भी ये ध्यान रखिएगा, करीब 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत ही तेज हवा उड़ीसा के क्षेत्रों से, तटीय क्षेत्रों से टकरा चुकी हैं। अब ये सुंदरवन की तरफ जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप और रख लें। जी हाँ, अम्फान चक्रवात देखते हुए इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए एक बैठक की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे स्थिति को समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल पर भी यहाँ पे कदम उठाए हैं, जिनकी जानकारियां उनको पल पल की खबरें अपडेट हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पे इस साइक्लोन के बारे में बता दें कि उड़ीसा पारादीप में 8:30 बजे मॉर्निंग में कल ये टकरा चुका है, जो कि उस समय इसकी गति दो है दोस्तों, यहाँ पे अब जो है 120 किलोमीटर की हो चुकी है। टकराने के बाद ईस्ट साउथर्न पारादीप की तरफ जाएगा ये जो कि नियरेस्ट है आपके सुंदरवन की तरफ, और ये चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सुंदरवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा के बारे में भी पढ़िएगा, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें पढ़िएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। धारा 144 का मतलब है यहाँ पे कर्फ्यू, जी हाँ 3 महीने के लिए और बढ़ गया है। ये लॉकडाउन नहीं, यहाँ पे कर्फ्यू बढ़ाया गया है, यानी कि एकदम नहीं निकलना है बाहर आपको। ठीक है, तो ये 144 धारा जो है 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि 144 धारा 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से लॉकडाउन में बढ़ाया गया, तो ये लॉकडाउन 4 में बढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, 4.0 में बढ़ाया गया, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से ही सभी रेस्टोरेंट को भी बंद कर दिया है, होटल और बार को भी 31 मई तक बंद रखने की घोषणा भी की है। ठीक है, तो ये लॉकडाउन के 4.0 के तहत ये जो समीक्षा हुई और इसमें ये फैसला लिया गया। कुछ और तथ्य है यहाँ पे जो कि आपको ध्यान रखने होंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। इसका क्षेत्रफल अक्सर एग्जाम में पूछता है ना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका। गवर्नर यहाँ पे है अनुसुईया जी, जी हाँ, अनुसुईया यूके हैं यहाँ की गवर्नर। चीफ मिनिस्टर हैं अभी यहाँ पे भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पे। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे, तो 2.55 करोड़, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये अपडेटेड है। ठीक है, और कैपिटल सिटी है इसका रायपुर, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर इसका इकोनॉमिक सिटी है, जी हाँ, जो कि कैपिटल इकोनॉमिक सिटी कह सकते हैं इसको। जैसे कि महाराष्ट्र का इकोनॉमिक जो कैपिटल कहा जाता है वो मुंबई को ही कहा जाता है, और ये तो कैपिटल सिटी भी है इसका मुंबई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिलासपुर जो है इसका इकोनॉमिक कैपिटल सिटी है। मध्य प्रदेश का अगर पूछे तो मध्य प्रदेश का इंदौर जो है दोस्तों वो एक
इकोनॉमिकल कैपिटल कह सकते हैं। वैसे इसका जो कैपिटल है वो भोपाल होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी है छत्तीसगढ़ का भी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें काफी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नजर रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, NMIS, जी हाँ, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये एक सूचना प्रणाली शुरुआत की गई है, किसके लिए? तो आंसर कीजिएगा द इमिग्रेंट्स के लिए, यानी कि प्रवासियों के लिए। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। गृह मंत्रालय यानी कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने ये शुरुआत की है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को लेकर। इसके बारे में थोड़ा अपडेट जान लीजिएगा। यहाँ पे गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों पर नजर रखने के उद्देश्य से ये प्रवासी सूचना प्रणाली शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाला प्रवासियों को एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता मिल सकती है, ठीक है। यानी कि इनको कोई भी परेशानियां ना हो, इसको लेकर ये जो है सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई है। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह जी, और ये यूनियन कैबिनेट को भी रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन कैबिनेट में है ये, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें काफी यहाँ पे। नेक्स्ट, ये कल भी मैंने बताया था आपको इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दोस्तों, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द 20 अप्रैल? बिल्कुल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस, जिनका उत्तर सी आ रहा है, यानी कि बोथ। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग 20 अप्रैल को दोनों ही दिवस मनाते हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ तथ्य मैंने इनके बारे में लिखे हैं। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान दिवस और वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस दोनों ही मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खियों का होना, जी हाँ, और उनके परागणों का महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत है। अच्छा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साइंस में पढ़िएगा इनके बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और जो कि सतत विकास में उनके योगदान के बारे में भी जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अशरफ गनी एंड विच रेबल अब्दुल्ला। तो ये एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले सिनारियो में, यह इंटरनेशनल क्वेश्चन है, जीके का बन सकता है आपके एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से कौन से देश के राष्ट्रपति हैं ये अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी जो कि अब्दुल्ला हैं, जिनके बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अशरफ गनी जो है फिर से एक बार बने हैं अफगानिस्तान के, जी हाँ, राष्ट्रपति। बी इज द राइट आंसर। उनके प्रतिद्वंदी थे दोस्तों, उनका नाम रखिए गया अब्दुल्ला, ठीक है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इनको यहाँ पे। और इन्होंने, इनके बीच में एक समझौता हुआ है जो कि दोनों ही पक्ष वित्त या विदेश मंत्रालय जैसे प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति हस्ताक्षर किए हैं। और अभी अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भी काफ़ी यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पे युद्ध का माहौल बना हुआ था, अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप भी किया था इन सब चीज़ों को, चूँकि अमेरिका अब वहाँ से अपने सैनिक बल को भी हटाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे गतिविधियाँ बहुत तेज बढ़ रही थी। एक अपडेट ये भी आ रहा था कि तालिबान के जो ISIS के जो लोग हैं, यानी कि आतंकवादी हैं जो, वो भारत पर भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में अफगानिस्तान की तरफ से और तालिबान की तरफ से इस बात की पुष्टि जो की गई थी उसको निखारा, इन्होंने उसको त्रस्त किया, यानी कि बर्बाद किया, ध्वंस किया, और ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट यहाँ से अब ट्वीट करके बताया गया ऑफिशियली, जी हाँ, तालिबान सरकार की तरफ से भी। तो अफगानिस्तान तालिबान का युद्ध अभी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खैर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट रखने होंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी हैं अब्दुल्ला, ठीक है। एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसमें जो प्रवक्ता थे उनका कहना है कि ऐसे कदम है जिसमें कि देश लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयास कर रहा है, जी हाँ। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, यहाँ की कैपिटल यानी कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल होती है, और पॉपुलेशन है यहाँ देश की दोस्तों 3.72 करोड़, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक के तहत एक अपडेट किया गया था 2018 में। और करेंसी यहाँ पे है अफगानी,
जी हाँ, अफगानी करेंसी है यहाँ की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों दारी और पाश्तो। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा अफगानी जो लैंग्वेज है यहाँ पे दारी है और पाश्तो है। ठीक है, करेंसी इंपॉर्टेंट है और कैपिटल और प्रेसिडेंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू? ये क्वेश्चन कल भी मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जिन्होंने नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण कर लिए हैं। कल एक समझौते के बारे में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों बी, इजराइल के हैं ये। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इजराइल के हैं ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, जिन्होंने एक समझौता किया अपने प्रतिद्वंदी के साथ। क्या समझौता था? तो इजराइल जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, इजराइल जो है 18 महीने के लिए एक सिग्नेचर किया है अपने प्रतिद्वंदी के साथ, जो कि पीएम के पद पे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे इन बेंजामिन, और उसके बाद जो 18 महीने के बाद उनका जो प्रतिद्वंदी है बेनी गैंटेज, वो बनेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री 18 महीने के बाद। लेकिन ठीक है, तो ये 5वीं बार जीत है इनकी। जी हाँ, बेंजामिन की। ठीक है, बेंजामिन की 5वीं जीत है। अच्छा, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इजराइल का कैपिटल कहाँ है? तो जेरूसलम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ की करेंसी होती है इजरायली शेकेल। ओके, और जेरूसलम को दोस्तों मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय जो है वहाँ को होली लैंड कहते हैं, यानी कि पवित्र भूमि कहते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ें को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों आपको, जो कि मैंने बताया है यहाँ पे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं डिटेल को। आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।